हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। आज का हमारा डे 2 है जो हमारा क्रैश कोर्स है इंग्लिश का। टुडे वी आर गोइंग टू डू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन टेंस। बेसिकली हम लोग टेंस की आज कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, बिकॉज प्रेजेंट टेंस क्या है, उसे कैसे लिखा जाता है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, इन टेंसेस को सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे लिखा जाता है। ये चीज़ तो हमको बचपन से ही सिखाई जा रही है और आप सभी जानते भी होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है टेंस फॉर्मेशन में, फॉर्मेट में, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट पे जाना है जो मैंने आपको कल बताया था, इंग्लिश का प्लेलिस्ट। वहाँ पर आप लोगों को टेंस के लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं टेंस के बेसिस पर। जब भी हमारे एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर की हम लोग बात करते हैं ना, तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को टेंस, प्रेपोजिशन एंड वर्ब के बेसिस पर मेजरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वाले टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। एटलीस्ट ये टॉपिक्स के तो आपको करने ही करने हैं ग्रामर पोर्शन में से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस हम लोग ने देखा है बैंक एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने हैं। दैट इज वाई आई वांटेड कि मैं आप लोगों को कंप्लीट टेंस रिवीजन करवा दूं। इन क्वेश्चंस के साथ आपको बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा टेंस के बेसिस पर, क्या गलती हम लोग करते हैं सेंटेंस में। कई बार रीड करते हो हम लोग को नहीं लगता कोई गलती है, तो उसे कैसे करेक्ट करना है। कुछ 10 to 12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसी के साथ प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विच शी इज गिफ्टेड। मैं उसे अडोर कर रहा हूँ। अडोर मीन्स एडमायर करना किसी को, उसकी वॉइस के लिए जो उसको एक गिफ्ट है, लाइक ऐसा कुछ बोला गया है इस सेंटेंस में। अब गलती कहाँ पर है स्टूडेंट्स? इस सेंटेंस में गलती है पार्ट ए में। ए में क्या गलती है? वर्ब की यूजेज में गलती है, यहाँ पर गलती है। अब रूल समझाने के लिए मैं आप लोगों को लिए सभी रूल्स प्रॉपरली एक फॉर्मेट में लिख कर आई हूँ। देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग आईएनजी वाली फॉर्म में नहीं लिखते। ठीक है, देयर आर सर्टेन वर्ब्स विच आर नेवर रिटन इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। हम लोग लिखते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, जैसे प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। ईट के साथ आईएनजी लगा दिया, ईटिंग हो गया। इसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो देर आर सर्टेन वर्ब्स जो कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते। कौन कौन से हैं वो? एडोर, एडमायर, बिलीव, रिलाई, ट्रस्ट, होप। क्या आप कभी कहते हो आई एम ट्रस्टिंग यू? नो। आप लोग क्या कहते हो? आई ट्रस्ट यू। आई एम एडमायरिंग यू? रॉन्ग। आई एडमायर यू। आई एम बिलीविंग योर वर्ड? रॉन्ग। आई बिलीव योर वर्ड्स, राइट। सो ये वर्ड्स जो है आईएनजी फॉर्म में नहीं लिख सकते। देर आर मेनी अदर वर्ड्स, लिस्ट आप लोगों के सामने है। सबसे पहले बात की गई है फीलिंग्स की। ठीक है, हम लोग कभी नहीं कहते आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू। आई एम लाइकिंग यू, आई लाइक यू। आई एम लविंग यू, रॉन्ग। आई लव यू। वैसे तो अगर हम लोग देखें, मैकडोनल्ड्स की बात करें तो उसका टैगलाइन क्या है? आई एम लविंग इट, यही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, फिर लव को आईएनजी में क्यों यूज किया? दिस टैगलाइन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट गाइज। ध्यान से सुन लीजिए, ये टैगलाइन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अक्सर जब हम लोग बातचीत करते हैं या फिर हम इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, हम लोग वहाँ पर ग्रामेटिकल थिंग्स का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आई एम लविंग इट इज अ टैगलाइन, बट दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एज पर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की गाइडलाइंस की बात करें तो। ठीक है, आई एम लविंग इट, आई एम प्रेफरिंग इट, आई एम विशिंग इट, आई एम वॉन्टिंग इट, ऑल दीज वर्ड्स सेंटेंसेज आर रॉन्ग। हमेशा इन्हें फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो हम जनरली यूज़ करते हैं। दूसरी बात आ जाती है सेंसेस की। हमारी सेंसेस क्या होती है? देखना, सुनना, टेस्ट करना, फील करना, ये सारी सेंसेस होती हैं। तो जब भी जो वर्ड्स, जो एक्शन वर्ड्स, जो वर्ब्स सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपीयर, फील, हियर, सी, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, इन सभी को भी हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते कभी भी। उसके बाद कम्युनिकेशन के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे एग्री, डिसएग्री, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, ऑल दीज वर्ड्स आर नेवर रिटन इन आईएनजी फॉर्म। देन वी हैव वर्ड्स जो हमारी सोच को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने बिलीव बोला, इमेजिन बोला, नो बोला, मीन, रियलाइजिंग, रिकॉग्नाइज। क्या हम कभी ऐसे बोलते हैं आई एम रिकॉग्नाइजिंग दैट पर्सन? नो, आई रिकॉग्नाइज दैट पर्सन, ऐसे ही बोला जाता है। आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक? रॉन्ग, आई रियलाइज माई मिस्टेक, राइट। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखे जाते। अगर आप बोलते वक्त भी ऐसी गलती करते हो तो आज से सुधार लो। आगे बढ़ेंगे। वर्ब्स शोइंग पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपना हक जताने की कोशिश करना। तो वो वर्ड्स जो किसी भी चीज को ओन करने की या उस पर हक जताने की बात करते हैं, उन वर्ड्स को भी हम लोग कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, जैसे ओन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, एक एक्सेप्शन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखनी है, हैव। हैव को हम लोग आईएनजी फॉर्म में लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं। कैसे? यहाँ पर तो आप लोग को पता चल गया, यहाँ पर अडोरिंग नहीं आना चाहिए था, दिस इज एन इनकरेक्ट फॉर्म। सो
एरर है पार्ट 1 में। आई एडोर हर फॉर द वॉइस विथ विच शी इज गिफ्टेड, ठीक है, आई एडोर हर होना चाहिए यहाँ पर। सो आप लोगों के साथ मैं हैव की बात कर रही थी। जब भी हैव क्या शो करता है, पोजेशन, हक जताने वाली बात। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ कार, मतलब मेरा पोजेशन क्या है, कार पर है, कि मेरे पास एक कार है। तो आई कैन नेवर से आई एम हैविंग अ कार, मैं कभी नहीं कहूंगी आई एम हैविंग अ कार, रॉन्ग, आई हैव अ कार, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पास एक पीस ऑफ केक है। अगर आप बोलना चाहते हो मेरे पास एक पीस ऑफ केक है, तो आप लोग बोलोगे आई हैव अ पीस ऑफ केक, कि मेरे पास है। लेकिन इफ यू आर यूजिंग हैविंग फॉर समथिंग, दैट मीन्स यू आर इंजॉइंग समथिंग। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक मतलब आई एम इंजॉइंग ईटिंग अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब ये होता है। तो जब भी हैव हम पोजेशन के लिए शो कर रहे हैं, इट इज नेवर यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। तो हैव का एक्सेप्शन ध्यान रखना है, ऐसा मत करना कि कहीं हैविंग लिखा है तो विदाउट सेंटेंस को आप लोग समझें, एरर मार्क कर दें कि हैविंग तो आईएनजी में होता ही नहीं है। व्हेन इट कम्स टू एंजॉयिंग समथिंग, आप लोग हैविंग यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 2 रीड कीजिए मेरे साथ। मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे। द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रू डे बाय डे। देखो, एक चीज का ध्यान हमेशा हम लोग को रखना है, जब भी हम लोग प्रोग्रेसिवली किसी भी चीज में इंक्रीज या डिक्रीज की बात करते हैं कि दिन ब दिन कुछ बढ़ रहा है, दिन ब दिन कुछ कम हो रहा है, तो हम हमेशा उसे किस टेंस में लिखते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। जैसे बोला जा रहा है ना कि ड्रग एडिक्ट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को लेक्चर में भी बताया था, कोई भी चीज हम लोग कहते हैं ना, जब रहा है, हो रहा है, कर रहे हैं, चल रहा है, तो रहा है जब वाली बात आती है ना, जब, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इस ग्रू डे बाय डे नहीं होगा, इस ग्रोइंग डे बाय डे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो इज ग्रोइंग डे बाय डे। एरर कहां पर होना चाहिए, सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर्स हमें क्या बताते हैं, वो इवेंट्स जो पूरी दुनिया में होती हैं। अब एक चीज़ हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ पढ़ी थी, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भी हम लोग किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, हम किसी फैक्ट की बात करते हैं जो एक्चुअल में एक फैक्ट है, जो ऐसा ही होता है, उसे हम लोग किस टेंस में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर टोल्ड अस नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर टेल अस about the events that happen all over the world. The sentence should be in present indefinite tense, क्योंकि ये बात एक्चुअल है, फैक्ट है कि न्यूज़पेपर्स हमें ऑल ऑफ द वर्ल्ड की न्यूज़ देते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम वी गॉट अ टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। क्या बोला गया है, जब हमने सिनेमा हॉल में एंटर किया टिकट्स लेकर, शो जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो जो चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी, यहाँ पर दिया है वॉज एंड ऑलरेडी, ठीक है। जब भी एक याद आप लोगों को चीज़ रखनी है कि जब हम लोगों को ऐसे वर्ड्स दिए होते हैं लाइक ऑलरेडी, येट, ये कीवर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं, तो टेंस हमेशा कौन सा होना चाहिए, परफेक्ट टेंस। इट कैन बी अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट कैन बी अ पास्ट परफेक्ट टेंस, इट कैन बी अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर। द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पर वॉज यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हैड यूज होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 रीड कीजिए मेरे साथ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ ही रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। नेक्स्ट ईयर इसी समय तक रमेश जो है वो अपनी डिग्री ले चुका होगा। तो जब हम लोगों ने फ्यूचर टेंस पढ़ा था, आई टोल्ड यू वन थिंग कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, जब हम लोग काइंड ऑफ प्रिडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट मंथ, इसी समय तक कोई आज एक्शन आप लोग कर चुके होंगे। जैसे आप लोग अभी प्रिडिक्ट करोगे दैट आज शाम, कल शाम 6 बजे तक मैं ये चैप्टर कवर कर चुका हूँ, तो आप फ्यूचर के टाइम में किसी ना किसी एक्शन को कंप्लीट करने की बात कर रहे हो। तो जब भी हम लोग फ्यूचर टाइम में किसी एक्शन को कंप्लीट करने की बात करते हैं, हम किस में लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, रमेश विल हैव टेकन हिज डिग्री। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, जब बाय लगता है फ्यूचर टाइम के साथ,
फ्यूचर का टाइम जैसे यहाँ पर दिया है द नेक्स्ट ईयर, वो कौन सा टेंस होता है, वो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन। अगेन बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर की बात हुई है, सो यहाँ पर हैज हैड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही विल हैव सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन, क्योंकि फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट करने की बात की जा रही है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही होना चाहिए, और परफेक्ट टेंस हमेशा एक्शन कंप्लीशन की बात करता है। क्वेश्चन 7, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। इट इज अबाउट टाइम, देखिए एक रूल आप लोगों को बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आपका सेंटेंस एक फ्रेज से स्टार्ट हो, फ्रेज कौन सा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, जब हम लोग बोलते हैं यही टाइम है, तो वो हमेशा क्या बताता है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स बताता है, एंड इट इज ऑलवेज ऑलवेज रिटन इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, कैसे, देखिए इट इज अबाउट टाइम आप लोगों को दिया है फ्रेज, तो जो आपको टेंस यूज करना है वो कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो यू टुक, हैव टेकन की जगह आप लोग क्या लगा दोगे, यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल। इट इज अबाउट टाइम यू टुक योर चिल्ड्रन टू स्कूल, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेशन। एक एक्सेप्शन भी इसी के साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो, जब आपको दिया है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम, कुछ भी, इट इज टाइम, और उसके पास दिया है कोई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो कोई नाउन, या तो कोई नाम, या फिर कोई प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, आई, यू, ही, शी, इट, सब कुछ। तो उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो कौन सी होगी, हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर आपको दिया है इट इज टाइम और इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टू। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं दिया, कोई पर्सन नहीं दिया, टू दिया हुआ है, टू प्रेपोजिशन, तो उसके बाद आप लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। यहाँ तो हम लोग ने देख लिया यू दिया था, तो यू हो गया सब्जेक्ट, तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। लेकिन अगर ऐसा होता, इट इज टाइम टू गो टू स्कूल, टाइम हो गया है स्कूल जाने का, तो यहाँ पर टू है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको, ये वाला रूल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही इज विजिटिंग एज मेनी विलेजेस एज ही कैन। जब से वो इंडिया आया वो बहुत सारे विलेजेस जो है वो विजिट कर रहा है। तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, जब भी हमारे पास सेंटेंस में क्या होता है, सिंस, और वो किसको रेफर कर रहा होता है, टाइम को, हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही इज विजिटिंग नहीं आएगा, ही हैज been visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of the rural India। यहाँ पर since दिया है, since टाइम को रेफर कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग since and for का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट टाइम, कि किस समय से किस समय तक, वो टाइम क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए। since लगता है एग्जैक्ट टाइम के साथ, फॉर लगता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ। सिंस का यूज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं, लाइक डेज, डेट्स, ईयर्स, मंथ्स, ओकेजन्स, इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। जब हम वॉच पे टाइम की बात करते हैं, 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, हम लोग सिंस लगाते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ लाइक चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इसके साथ भी सिंस लगता है। पार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ठीक है, फॉर किसके साथ लगता है, ड्यूरेशन के साथ। जब हम लोग इम्परफेक्ट टाइम की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ 4 आवर्स, 4 डेज, 4 ईयर्स, 4 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है, ड्यूरेशन है तो इनके साथ आप लोग फॉर लगाते हैं। लेकिन जब एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट ईयर दिया है तो सिंस लगेगा। ठीक है, सो एरर कहाँ पर था हमारा, यहाँ पर पार्ट बी में। आगे बढ़ेंगे। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कॉल। मैंने उसे देख लिया था उसके कार रोकने से पहले ही। नाउ रूल क्या कहता है ग्रामर में, जब भी हम पास्ट की दो इवेंट्स की बात करते हैं, वन आफ्टर द अनदर, ठीक है, व्हेन वी हैव टू इवेंट्स ऑफ द पास्ट, तो जो पास्ट में पहले हुई है, एक के बाद एक इवेंट हुई पास्ट में, ठीक है, और जो पहले हुई है उस इवेंट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो उसके बाद वाली इवेंट होती है उसे हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल पास्ट में। अब एग्जाम्पल में देते हैं, आई सा हिम बिफोर ही स्टॉप द कार। पहले आपने उसे देखा या उसने गाड़ी रोकी, यहाँ पर दिया है बिफोर, दैट मीन्स पहले देखा गया पास्ट में ही, उसके बाद उसने गाड़ी रोकी। तो जो एक्शन पास्ट में पहले हुआ है उसे हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, सो एरर है इस वाले पार्ट में। ठीक है, जब आपको सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर, व्हेन ऐसे वर्ड्स दिए हो तो जो एक्शन पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो बाद में हो रहा है वो सिंपल पास्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। माय फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर। मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा तुम यहाँ कब आए, व्हेन हैव यू कम हियर।
ठीक है। सो अभी इसके बेसिस पर हम लोग एक रूल समझते हैं। हम लोगों को यहाँ पर डिड लगाना है इन प्लेस ऑफ हैव। यहाँ पर हैव की जगह पर डिड आएगा। बट क्यों? रीज़न है, जब भी हम पास्ट के टाइम, पास्ट की इवेंट की, ये कब हुआ, ये क्या हुआ, ये कब हुआ, जब भी हम पास्ट के टाइम या इवेंट के बारे में पूछने की बात करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो किस में होता है? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में हम इंटेरोगेशन में क्या यूज़ करते हैं? डिड। तो यहाँ पर हैव नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट के लिए कोई बात पूछी जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच डेली। अब एक सेंटेंस में गाइस दो क्लॉजेस, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। एक होता है सिंपल टेंस में, एक होता है सिंपल प्रेजेंट में, एंड एक होता है फ्यूचर सिंपल में। तो यहाँ पर क्या होना होता है? शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच डेली। यहाँ पर हम लोग को विल की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स कभी भी फ्यूचर में नहीं होते। एक होता है प्रेजेंट सिंपल में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और एक लिखा जाता है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट में, फ्यूचर सिंपल में। सो यहाँ से हम लोग को इसे विल को ओमिट करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस है ना गाइस, ये कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ। यू ऑल नो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना एक बार। तो अभी हम लोग कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस यहीं से रिकॉल कर लेते हैं। इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अब देखिए एरर क्या है। इफ ही केम टू मी, कौन सा टेंस है? इफ क्लॉज। इसे हम लोग बोलते हैं इफ क्लॉज, जहाँ पे कंडीशन दी गई होती है, और ये वाला पार्ट होता है मेन क्लॉज, जो उस कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर वो मेरे पास आता, मैं उसकी मदद करता। इफ क्लॉज किस में है गाइस? पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि हम लोग को दिख रहा है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है। तो जब इफ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ वुड लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड गिव होना चाहिए, वुड हैव गिवन नहीं होना चाहिए। सो एरर इज इन पार्ट बी। हैड ही इनवाइटेड हिम आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। हैड ही इनवाइटेड मी, टेंस किस में है? कंडीशनल पार्ट किस में है? पास्ट परफेक्ट में। तो जब ये पास्ट परफेक्ट में होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो दिस सेंटेंस इज टोटली करेक्ट। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे इन कमेंट सेक्शन। कंडीशनल सेंटेंसेस क्वेश्चन 3, आंसर मुझे दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वन पे आते हैं। इफ ही विल वर्क हार्ड, एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, इफ वाला क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं होता। तो हमें ही वर्क्स हार्ड लिखना है, ही विल को ओमिट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनलेस यू डू नॉट सी हिज टिकट। जब हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं ना, अनटिल, अनलेस, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को ग्रामर में हम लोग नेगेटिव वर्ड्स कहते हैं। और जब ये वर्ड्स हमारे पास सेंटेंस में यूज हुए हैं तो कोई भी और नेगेटिव वर्ड जैसे नो, नॉट, नेवर, ऐसे वर्ड्स इनके साथ यूज नहीं होते, क्योंकि इनका खुद का मीनिंग ही नेगेटिव होता है। सो यहाँ पर लिखा गया अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट। अनलेस, डू नॉट को ओमिट कर दो यहाँ से। अनलेस आई सी हिज टिकट, जब तक मैं उसकी टिकट नहीं देखता। ऑलरेडी सेंस आ रही है तो यहाँ पर डू नॉट की जरूरत नहीं है, डू नॉट की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। आई के साथ हम लोग वर्ड नहीं लगाते जनरली, बट जब हम लोग इफ क्लॉज की बात करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड लगाते हैं। कब? जब हम इमेजिनेशन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होती तो, सिर्फ मैं इमेजिन कर रही हूँ, मैं हूँ तो नहीं, है ना। तो कभी भी आप किसी भी पर्सन की प्लेस पे होने की बात करते हो, किसी भी चीज़ की प्लेस पे होने की बात करते हो, आप हमेशा वर यूज़ करते हो। इफ़ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ ही वर द बॉस, अगर वो बॉस होता तो, अगर वो प्राइम मिनिस्टर होता तो, वो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेंटेंस करेक्ट है। आई विल की जगह क्या होना चाहिए? वुड, क्योंकि जब इफ क्लॉज पास्ट में होता है तो यहाँ पर विल की जगह वुड लगता है। ठीक है जी, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम वोकैबुलरी। फर्स्ट वर्ड इज डेंटी। डेंटी का मीनिंग क्या होता है? डेलिकेटली स्मॉल एंड प्रिटी, बहुत ही छोटा, स्मॉल एंड प्रिटी सा, काइंड ऑफ क्यूट। ठीक है, ब्यूटीफुल, क्यूट, जिस पर आपको तरस आ जाए, जिसको देखकर आपको उस पर प्यार आ जाए, ऐसी क्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंटी। ठीक है, सिनोनिम्स हैं पेटाइट, क्यूट, डेलिकेटली स्मॉल, प्रिटी, ये भी इसके सिनोनिम्स ही हो गए। एंड एंटोनिम्स, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स हैं, अगली एंड रिपल्सिव। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्बल। एक रूट वर्ड होता है AMBL।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, AMBL रूट वर्ड का मोशन। एम्बल भी उसी वर्ड से निकला है जो मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम लोग वर्ड पढ़ते हैं ना एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, AMBUL, इसी से बन रहा है ये वर्ड। एम्बुलेंस मतलब एक ऐसा व्हीकल जो एक जगह से दूसरी जगह पेशेंट्स को मूव करता है। मोशन की बात हुई, मूवमेंट की बात हुई एक जगह से दूसरी जगह, तो एम्बुल एक ऐसा रूट वर्ड है जो हमेशा मोशन या मूवमेंट की बात करता है। और एम्बल का मतलब क्या होता है, टहलना। लाइक हम लोग कभी सोचते सोचते धीरे धीरे चलते हैं ना, उसी को हम लोग एम्ब्यूल कहते हैं। ठीक है, टू वॉक कैजुअली, स्ट्रोल, वॉन्डर, दीज आर द सिनोनिम्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉक्शियस। नॉक्शियस इज समथिंग दैट इज हानिकारक फॉर यू, दैट इज हम लोग कह सकते हैं डेंजरस फॉर यू, जो आपके लिए सेफ नहीं है, हार्मफुल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉक्शियस। जैसे लिखा हुआ है, दिस इज अ नॉक्शियस केमिकल, मतलब डेंजरस केमिकल जो किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। सो दीज आर द वर्ड्स जो इसका मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है इसके अपोजिट्स। लास्ट वर्ड पे आते हैं, फर्वेंट। फर्वेंट भी एक एडजेक्टिव है, यानी कि क्वालिटी। फर्वेंट क्वालिटी कौन सी क्वालिटी होती है, जब एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ ही इज़ अ फर्वेंट पर्सन, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जेलस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को लेके एक एंथुजियाज्म है, एक स्पिरिट है। ठीक है, उत्साही है वो, तो उत्साह है उसमें, उसी तरह की एक चीज़ को हम लोग कहते हैं फर्वेंट। जीलस, आर्डेंट, एंथुजियास्टिक, ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एडजेक्टिव्स हैं, सिनोनिम्स हैं। इसे हम लोग विग्रस भी कह सकते हैं। विग्रस का मीनिंग भी क्या होता है, जीलस। ठीक है गाइस, एंड अपोजिट्स के आगे पैथेटिक, डल, बोरिंग, टिमिड, ये सारे वर्ड्स भी क्या आ जाते हैं, इसके अपोजिट्स आ जाते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। एंड मैंने आपको लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग स्टार। स्टार काउंटेबल वर्ड है या अनकाउंटेबल, तो स्टार इज काउंटेबल। ठीक है, जिस भी वर्ड के साथ आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, 1 2 3 4 ऐसे वर्ड्स लगा सकते हैं ना, ऐसे नंबर्स लगा सकते हैं, वो वर्ड हमेशा काउंटेबल आता है। हम हमेशा कह सकते हैं 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार होटल हम लोग बोलते हैं, 7 स्टार होटल हम लोग बोलते हैं। सो जिसके साथ नंबर लगा सकते हो, ग्रामेटिकली वो वर्ड काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। ऑलराइट, सो ये वर्ड क्या होना चाहिए, काउंटेबल नाउन। चलिए, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद मेनी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।